अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू तारीखी नावल बरके कलीसा किस्त नंबर 20। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अमीर याकूब ने दरिया आना के किनारे किनारे अपने तेज रफ्तार मुखबर फैला दिए थे ताकि जिस वक्त भी अल्फांसो की तरफ से इसके कासिद सैंकू बरके कलीसा और कारियन की तरफ रवाना हो तो रास्ते में ही इनका खात्मा कर दिया जाए। दूसरी जानिब अहमद बिन सईद और कराकूश ने अमीर से जुदा होने के बाद थोड़ी दूर तक मशरिक के रुख की तरफ सफर किया। फिर अचानक सफर जारी रखते हुए अपने घोड़ों की पीठ पर ही उन्होंने कोई सलाह मशवरा किया। आखिरी फैसला के बाद उन्होंने अपना रुख बदला। अब वो सीधा मशरिक की तरफ जाने के बजाय शुमाल मशरिक के रुख पर सफर कर रहे थे। इसी तरह सफर करते हुए वो कोहस्तान तुलैतरा में दाखिल हो गए। कुछ दूर आगे तक कोहस्तानी सिलसिले के अंदर ही सफर करते रहे। फिर एक जगह उन्होंने अपने लश्कर को रोक दिया। एक बहुत बड़ी चट्टान पर बैठकर थोड़ी देर तक वो राजदाराना सलाह मशवरा करते रहे। शायद वो आखिरी फैसला करने के बाद उठ खड़े हुए। लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। एक हिस्सा लेकर कराकूश जबल तुलैतरा से दरिया आना के उस हिस्से की तरफ रवाना हुआ जहां पुर्तगाल का बादशाह सैंकू दरिया आना को अबूर करने के बाद मुसलमानों के इलाकों में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जबकि अहमद बिन सईद मशरिक में जाने के बाद एक मुनासिब जगह अपने लश्कर के साथ घात लगा गया था। रात खासी गहरी हो गई थी। सैंकू का लश्कर जबल तुलैतरा से कुछ दूर पुरसुकून हालत में पड़ाव किए हुए था। वो जानते थे कि दरिया पार करके मुसलमानों का कोई लश्कर इन पर हमलावर होगा, लिहाजा दरिया के किनारे उन्होंने कुछ पहरेदार बिठा दिए थे जो सतह आब पर निगाह रखे हुए थे। वो हर तरफ से मुतमईन थे, इसलिए इन्हें खबर थी कि अमीर याकूब अल मंसूर अल्फांसो से टकरा रहा है और अल्फांसो के पास इतना बड़ा लश्कर है कि अल मंसूर इसके सामने ज्यादा देर ठहर न सकेगा। कोहस्तान तुलैतरा से थोड़ी दूर सैंकू का लश्कर बड़ी बेफिक्री में अपने खैमों में आराम कर रहा था कि कराकूश अपने हिस्से के लश्कर के साथ नमूदार हुआ और सैंकू के लश्कर के साथ तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया। कराकूश का हमला ऐसा जोरदार था कि सैंकू के लश्कर में कुछ इस तरह शोर पुकार उठ खड़ा हुआ जैसे अहद गुमगश्ता में खोखली आवाजों और एहसास के आबगीनों में बर्क शरारे तूफान खड़ा किए देते हैं। कराकूश थोड़ी देर तक सैंकू के लश्कर के एक पहलू पर हमलावर होकर इनकी तादाद बड़ी तेजी से कम करता रहा। जब इसने देखा कि दुश्मन इसका मुकाबला करने के लिए संभल चुका है, तब वो दरिया आना के किनारे किनारे मशरिक की तरफ भाग खड़ा हुआ। सैंकू ने अपने लश्कर के एक हिस्से को शब खून मारने वालों का ताकुब करने का हुक्म दिया, लिहाजा इसके लश्कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके पीछे लग गया था। इस मौका पर कराकूश ने अपने लश्कर में नए काम की इब्तिदा की। वो कुछ इस तरह के इसके लश्कर के पिछले हिस्से में अचानक कई मशलें रोशन हो गई थी जो शायद ताकुब करने वालों के लिए निशानदेही थी कि शब खून मारने वाले किस समत को और किस रफ्तार से भाग रहे हैं। सैंकू के लश्कर का एक हिस्सा बड़ी तेजी से कराकूश के ताकुब में लग गया था। उन्होंने हर सूरत और हर हालत में शब खून मारने वालों से इंतकाम लेने का अज़्म किया हुआ था, लेकिन कराकूश अपने उनके दरमियान छोटा सा एक फासला रखे हुए था। वो फासला भी किसी खास मकसद के लिए था। कराकूश आगे आगे भागता हुआ थोड़ी दूर तक गया था कि एक खूंखार तब्दीली रूनुमा हुई। अचानक अहमद बिन सईद अपने लश्कर के साथ इस वक्त अपनी घात से नमूदार हुआ जब इसके पास से मशरें गुजर रही थी। ताकुब करने वाले मुंतकिमुल मिजाज हो रहे थे, लेकिन अहमद बिन सईद इन पर हमलावर होकर इनकी खुद शनासी को खुद फरेबी के नशे में तब्दील कर दिया था। ताकुब करने वाले खौफसदा हो गए थे, इसलिए कि लम्हों के अंदर अहमद बिन सईद ने कत्लेआम करते हुए इनकी तादाद को खतरनाक हद तक कम कर दिया था और जो बचे वो अपने लश्कर की तरफ भाग खड़े हुए। अहमद बिन सईद इनके ताकुब में लग गया था। इसके पीछे पीछे कराकूश भी अपने लश्कर के साथ मुड़ता हुआ अहमद बिन सईद के पीछे हो लिया। ताकुब करता हुआ अहमद बिन सईद सैंकू के लश्कर तक जा पहुंचा और रात की तारीकी में इसमें भी ऐसे ही शब खून मारा जैसे कराकूश ने मारा था। वो सैंकू के लश्कर में काफी अंदर तक घुसा, इनका खूब कत्लेआम किया। फिर कराकूशी की तरह अपना काम करते हुए वो जबल तुलैतरा की तरफ भागा। ये बात सैंकू के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लिहाजा इसने बड़ी सख्ती के साथ अपने लश्कर के तकरीबन आधे हिस्से को अहमद बिन सईद के पीछे लगा दिया था। ये ताकुब थोड़ी ही दूर जारी रहा होगा कि सैंकू के लश्कर पर एक और मुसीबत नमूदार हुई। वो इस तरह के जिस तरह पहले घास से निकलकर अहमद बिन सईद और कराकूश के ताकुब करने वालों पर हमलावर हुआ था, इस बार ऐसे ही कराकूश नमूदार हुआ और सैंकू का जो लश्कर अहमद बिन सईद के ताकुब में लग गया था इस पर हमलावर हुआ। जो ही वो हमलावर हुआ, अहमद बिन सईद भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ मुड़ा और सैंकू के लश्कर पर टूट पड़ा। यूं लम्हों के अंदर ताकुब करने वाले
सैंकू के लश्कर के इस हिस्से को उन्होंने मट्टी में मिलाकर रख दिया था। गुजरती रात की गहरी तारीकी में अहमद बिन सैद और कराकूश ने सैंकू और इसके लश्करों के साथ नुज़ूल फरार का खेल खेलना शुरू कर दिया। कभी कराकूश शबखून मारकर भागता, फिर यह खेल अहमद बिन सैद खुद खेलता और ताक़ुब करने वालों का कत्लेआम करता। इस खेल में सैंकू के लश्कर की तादाद काफी हद तक अहमद बिन सैद और कराकूश ने कम कर दी थी। सैंकू ने जब देखा कि हमलावरों ने इसके लश्कर को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है तो फिक्रमंद हुआ। अभी तक इसके मुखबरों ने इत्तला ना दी थी कि हमलावर कौन है। इसके जो मुखबर अल्फांसो की तरफ से इसकी तरफ आए थे, इन्हें रास्ते में ही अमीर अल मंसूर के तलायागरों ने खत्म कर दिया था। सुबह अब तुलू होने के करीब थी। सैंकू फिक्रमंद हुआ, अगर इसी तरह शबखून मारने वाले इसके लश्कर पर नाजिल होते रहे तो इसके सारे लश्करों का खात्मा कर दिया जाएगा। लिहाजा इसने अपना पड़ाव उठाया। बचता बचाता जबले तुलैतला में दाखिल हुआ और हमलावर होने का इरादा तर्क करते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। अहमद बिन सईद और कराकूश ने सैंकू का ताकुब नहीं किया, इसलिए कि इनके सामने एक और बड़ा मकसद था। सैंकू किस तरह भाग कर गया, न इनको परवाह थी न परेशानी, इसलिए कि वो जानते थे जो जासूस शोबान के मातहत काम कर रहे हैं वो जरूर भागने वाले पर निगाह रखेंगे और इन्हें या अमीर अल मंसूर को खबर कर देंगे कि सैंकू किधर भाग कर गया है और आइंदा इसके क्या इरादे हैं। सैंकू चूंकि दरिया आना के किनारे किनारे भागते हुए अपने पड़ाव की कोई चीज अपने साथ ले जा सका था, लिहाजा अहमद बिन सैद और कराकूश ने इसके पड़ाव पर कब्जा कर लिया। इस पड़ाव से अहमद बिन सैद और कराकूश के हाथ बहुत कुछ लगा। हर चीज अहमद बिन सैद और कराकूश ने समेट ली। फिर दो तेज रफ्तार कासिद उन्होंने दरिया के उस पार भिजवाए और दरिया की दूसरी तरफ जो इनकी बहरी कुव्वत के तीरंदाज घाट में बैठे हुए थे, इनके नाम उन्होंने कोई पैगाम भिजवाया। ये पैगाम सुनते ही वो तीरंदाज दस्ते दरिया आना के किनारे किनारे मशरिक की तरफ कूच कर गए थे। इन दो कासिदों के जाने के बाद अहमद बिन सईद और कराकूश ने अपने काम के दूसरे मरहले की इब्तिदा की। उन्होंने मशरिक की तरफ रवाना होने से कबल तेज रफ्तार जासूस मशरिक की तरफ फैला दिए। मशरिक की तरफ बढ़ते हुए अहमद बिन सईद और कराकूश ने बड़ी एहतियात से काम लिया। पहला कदम उन्होंने ये उठाया कि दरिया आना के बजाय जबल तुलैतला का इंतखाब किया। कोहस्तानी सिलसिले से होते हुए वो मशरिक की तरफ बढ़े थे। दिन के वक्त वो किसी महफूज जगह पड़ाव करते और रात के वक्त सफर करते रहे। इस तरह वो बड़ी तेजी से मशरिक की तरफ बढ़ते रहे। दूसरी एहतियाती तदबीर उन्होंने ये इख्तियार की कि अपने आगे आगे और दाएं बाएं उन्होंने अपने मुखबर फैला दिए थे ताकि बरके कलीसा और कारियून को कम अज कम ये खबर न होने पाए कि इनके कुर्ब में सैंकू भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वो जबल तुलैतला से होता हुआ अनजानी मंजिलों की तरफ भाग गया था। अहमद बिन सईद और कराकूश ने दरिया आना के उस पार जो कासिद भिजवाए थे, जो अहमद बिन सईद की तरफ से अपने बहरी मुसल्ला जवानों के लिए कोई पैगाम लेकर गए थे, इसका भी रद्द-ए-अमल जाहिर हुआ। जो मुसल्ला जवान और तीरंदाज सैंकू को दरिया आना ना अबूर करने दे रहे थे और अपनी जगह छोड़कर मशरिक की तरफ चले गए थे जहाँ कारियून और बरके कलीसा का ताल्लुक था, तो उन्होंने कई बार दरिया को अबूर करके मुसलमानों के इलाकों में यलगार और तुर्कताज करने की कोशिश की थी, लेकिन जो दस्ते अहमद बिन सईद ने घाट में बिठाए थे वो इन पर ऐसी तीरंदाजी करते थे कि वो इन्हें दरिया अबूर करने नहीं दे रहे थे। फिर अचानक बरके कलीसा और कारियून के लश्कर में अहमद बिन सईद के मुखबरों ने यह खबर फैलाना शुरू कर दी कि दरिया की दूसरी समझ से वो तीरंदाज जो कारियून और बरके कलीसा का रास्ता रोके हुए थे हट गए हैं और इनके लिए इनके पास रस्त और खुराक के ज़खायर खत्म हो गए हैं और वो अपने आप को मौत के मुंह में नहीं डालना चाहते। बरके कलीसा और कारियून ने यह खबर हौसला अफजा थी और इस खबर की तस्दीक करने के लिए उन्होंने चंद छोटी छोटी कश्तियां दरिया में उतारी ताकि देखा जाए कि दरिया अबूर करते मुजाहमत का सामना करना पड़ता है कि नहीं। जो कश्तियां बरके कलीसा और कारियून ने दरिया में उतारी थी दूसरे किनारे तक होकर आई। उन्होंने दूसरे किनारे का जायजा लिया। ना वहां कोई घात में था ना कोई तीरंदाज था। दूसरा किनारा बिल्कुल खामोश और खाली पड़ा था। यह खबर जब इन कश्तियों वालों ने आकर बरके कलीसा और कारियून को दी तो इनके हौसले बुलंद हुए। फिर बरके कलीसा और कारियून दोनों अपने छोटे सालारों के साथ दरिया आना के किनारे जमा हुए। जब सारे सालार इनके सामने आए तब बरके कलीसा ने इन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, हम दरिया आना को अबूर करके मुसलमान इलाकों में तुर्कताज करने में कामयाब इसलिए हुए कि दूसरे किनारे पर मुसलमान तीरंदाज कुछ ऐसी घात में बैठे हुए थे कि दरिया पार करते हुए हम इनका सामना नहीं कर सकते थे। अब अचानक वो तीरंदाज अपनी घात छोड़ गए। छोड़ने की वजह यह बताई गई है कि इनके रस और खुराक के ज़खायर खत्म हो गए हैं। चंद कश्तियों पर हमारे मुखबरों ने भी तस्दीक कर दी है कि दूसरे किनारे पर कोई मुजाहमती कुव्वत नहीं, लिहाजा गुज़श्ता रात ही मैंने एक पुल तामीर करने का हुक्म दे दिया है। ये कश्तियों का हल्का फुल्का सा पुल होगा जिसके जरिए हमारा लश्कर दरिया आना को अबूर करेगा
और दूसरे किनारे पर मुसलमानों के इलाके में यलगार करेगा। पुल की हिफाजत के चंद रस्ते मुय्यन कर दिए जाएं। मुसलमान इलाकों में दूर तक लूटमार करने के बाद वापसी इसी पुल के जरिए होगी और बाहिफाजत अपने इलाकों में दाखिल हुआ जाएगा। दूसरा काम हमने ये किया कि रात ही 2 तेज रफ्तार कासे सैंकू की तरफ रवाना कर दिए हैं। इन्हें हमने बदलते हालात से आगाह किया है कि दरिया के दूसरे किनारे से हमारे सामने मुजाहमती कुव्वत खत्म हो चुकी है। वो भी देखे, अगर इसके सामने भी कोई मुजाहमती कुव्वत नहीं तो वो भी दरिया को अबूर करके मुसलमान इलाकों में दाखिल होने की कोशिश करे। अगर हम और सैंकू भी एक वक्त मुसलमान इलाकों में दाखिल हुए तो दूसरे किनारे पर जो भी मुजाहमती कुव्वतें हैं इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम होकर हमारा सामना करना पड़ेगा। इस तरह मेरे ख्याल में हमारे सामने जम न सकेंगे। इसलिए याकूब अल मंसूर अपने सालारों के साथ इस वक्त अल्फांसो के खिलाफ बरसरे पैकार है। मेरे ख्याल में दूसरे किनारे पर जो तीरंदाज घात में थे वो भी अलार के मैदानों की तरफ चले गए हैं। इस पर कारियून ने किसी कदर फिक्रमंदी और संजीदगी में कहना शुरू किया, बरके कलीसा जो कुछ तुमने कहा ये दुरुस्त है, इस पर अमल भी किया जाएगा, लेकिन मुझे एक बात ने फिक्रमंद और परेशान कर रखा है। तुम्हारी मौजूदगी में मैंने कुछ कासिद अलार के मैदानों की तरफ रवाना किए थे ताकि वो मुझे ये इत्तला दे के अल्फांसो के साथ जब याकूब अल मंसूर का टकराव हुआ तो इसके नतीजे से हमें आगाह करे। मैंने ये भी ताकीद की थी कि वापसी पर वो दरिया आना के किनारे घात में बैठे सैंकू से भी मिले और इसे कहें कि वो हमें अपने रद्दमल से भी आगाह करे। तुम जानती हो ये मुखबर काफी दिन पहले रवाना किए गए थे। वो मुखबर अभी तक नहीं लौटे। ना उन्होंने हमें अल्फांसो से होने वाली जंग के नतीजे की कोई इत्तला दी, ना वो सैंकू के मुताल्लिक कोई खबर देने में कामयाब हुए। कारियून के अल्फाज पर बरके कलीसा के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। इसके बाद इसकी आवाज सुनाई दी, फिक्रमंद होने की क्या बात है? हो सकता है जो मुखबर हमने रवाना किए हों वो अल्फांसो के लश्कर में ठहर गए हों। ये भी मुमकिन है अल्फांसो का टकराव याकूब अल मंसूर के साथ न हुआ हो और मुखबरों ने वही क्याम कर लिया हो कि जब टकराव हो तो इस टकराव के नतीजे में जो भी सूरत हाल हो इसे देखते हुए वापस लौटे और वापसी पर सैंकू से मुलाकात करें। इस हिस्से में हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। लिहाजा मेरा अंदाजा है हमें सिर्फ एक दिन का वक्फा डालकर जो पुल हम तामीर कर रहे हैं इसके जरिए दरिया आना को अबूर करके दूसरे किनारे पर उतरना चाहिए और अपने काम की इब्तिदा कर देनी चाहिए। बरके कलीसा के इस जवाब से कारियून भी किसी हद तक मुतमईन और पुरसुकून हो गया था। दूसरे सालारों ने भी बरके कलीसा की इस तजवीज से इत्तफाक किया था। फिर सब उठ खड़े हुए और ये तय पाया कि एक दिन का वक्फा डालकर दरिया आना को अबूर करके अपनी कार्रवाई की इब्तिदा की जाए। आने वाली शब को दरिया के किनारे के साथ साथ कश्तियों से बनाए गए पुल को सीधा किया गया और इसे दरिया के अंदर उस्तवार कर दिया गया। फिर इस पुल के जरिए बरके कलीसा और कारियून का लश्कर दरिया अबूर करने लगा। जिस वक्त इन दोनों का लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम हुआ, एक हिस्सा दूसरे किनारे पर पहुंचा, दूसरा पुल पर रहा और तीसरा भी अपने पड़ाव के करीब ही था कि दूसरे किनारे से बरके कलीसा और कारियून की उम्मीदों के खिलाफ एक अजाब उठ खड़ा हुआ। दरअसल अहमद बिन सैद और कराकूश ने अपने कासिद भेजकर दरिया के दोनों समत 2 जगह जिनके बहरी तीरंदाज थे इन्हें एक जगह घात में बिठा दिया था। जो ही बरके कलीसा और कारियून के लश्कर ने दरिया अबूर किया वो अपनी घात से निकले। रात की तारीकी में उन्होंने अल्लाहु अकबर की तकबीरें बुलंद की। इन बहरी तीरंदाजों ने न सिर्फ तीरंदाजी से काम लिया बल्कि वो अपनी तलवारें सौंध कर बरके कलीसा और कारियून के इन लश्करों पर हमलावर हुए जो पुल अबूर करके दूसरी समत उतरे थे। इनके हमलों ने दरिया की दूसरी समत उतरने वाले दुश्मन के दिल पर शिकस्त की खारों की खराशे और गमे आगी नगों की एक कैफियत तारी करके रख दी थी। बरके कलीसा और कारियून के लश्करों की तादाद क्योंकि ज्यादा थी, लिहाजा वो दूसरे किनारे पर उतरने के बाद मुसलमान हमलावरों के सामने जम गए थे। इनके हौसले चूंकि बरके कलीसा और कारियून की गुफ्तगू से बुलंद थे, लिहाजा दूसरे किनारे पर घात में बैठे हुए अहमद बिन सैद और कराकूश के बहरी तीरंदाज पूरी तरह हमलावर हुए। तब दरिया की दूसरी समत उतरने वाले बरके कलीसा और कारियून के लश्कर यूं महसूस हुआ जैसे इनके पांव तले किसी ने बिसात की जमीन खींचनी शुरू कर दी हो। इन बहरी तीरंदाजों के सामने इनकी हालत ऐसी थी जैसा कि यादों के गुबार में इनका काफिलों का कोई रहबर, कोई खिजर न रहा हो। बरके कलीसा और कारियून जिंदगी का जो दिलकश रूप लेकर आए थे अहमद बिन सैद और कराकूश की तीरंदाजों ने तब्दील करके रख दिया था। इन मुजाहिदों ने हमलावरों की खुद फरेबी और ख्वाहिशों के जमाल को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया था। ये सूरत हाल देखते हुए बरके कलीसा और कारियून ने जो भी अपने पड़ाव के करीबी थे अपने इन लश्करों को जो पुल के ऊपर थे बड़ी तेजी के साथ पुल अबूर करके दूसरे किनारे पर उतरकर अपने साथियों की मदद करने का हुक्म दिया। ये हुक्म मिलना था कि वो लश्कर जो पुल पर थे बड़ी तेजी से आगे बढ़े ताकि दूसरे किनारे पर जो बहरी तीरंदाज हमलावर हुए हैं इनसे निपटा जा सके, लेकिन इन्हें ऐसा करना नसीब न हुआ इसलिए कि इनके लिए एक और
आफत उठ खड़ी हुई। दरिया के किनारे पर तकबीरों का शोर सा उठा और इसी लम्हा अहमद बिन सैद और कराकूश अपने लश्कर के साथ नमूदार हुए। फिर बरके कलीसा और कारियून के लश्करों पर जो आसपास थे उन्होंने एहसासात में उठने वाले कर्बखेज तूफानों पर हमला कर दिया। कारी ज़रब लगाने के बाद अहमद बिन सैद ने अचानक अपने दस्तों के दरमियान का रुख किया। फिर एक झटके के साथ इसने अपने घोड़े की बागें खींची। इसका घोड़ा अपनी दोनों टांगे उठाते हुए एक सख्त एहतजाज करते हुए हिनहिनाया था, नथने फैलाने लगा था। लिहाजा तेजी से मौत की सदाओं पर वो कुनूतियां बदलने लगा। इस मौका पर अहमद बिन सईद ने अपनी तलवार फजा में बुलंद की और अपने लश्करों को मुखातिब करते हुए इनका हौसला बढ़ाने की खातिर वो कह रहा था, किरणों के सौदागरों, मेरे साथियों, अपने जज्बे के पूरे अमल के साथ दुश्मन पर हमलावर हो। लफ्जों के गर्दाब, आड़ी तिरछी खूनी लकीरों और जिस्मों को पिघला देने वाली आंच की तरह इनके अंदर घुसते चले जाओ। इनके अतराफ में मौत का सोख ताप का रोग फैलाते जाओ। इनकी आंखें सहरा, इनके हाथ कशकोल, मुंह पत्थर, इनके होंठ मुंजमिद, इनके दिन अलमगा में तब्दील करते जाओ। अहमद बिन सईद के अल्फाज ने इसके लश्करों के अंदर एक आग से भड़का दी थी। इनके जज्बों, इनके एहसासात में एक आतिश बेकनार भर दी थी। अहमद बिन सईद की ललकार के जवाब में वो दुश्मनों पर टूट पड़े थे। इस मौका पर एक इंतहाई बेबाक और जिंदा दिल मुजाहिद की भी आवाज सुनाई दी। इसने अपने साथियों को मुखातिब करके बुलंद आवाज में पुकारा, मेरे साथियों आगे बढ़ो। वो खुदावंद, वो अल्लाह जो शाखों की रगों के अंदर भी रिज्क अता करता है, इन मैदानों में वही तुम्हारा हामी और नासिर है। जवाब में जिंदा दिल मुसलमान मुजाहिद खून में डूबी कथा कहानियों, धड़कनों को आतिशफशा करती तलखियों और सरे मकतल खड़े कर देने वाली आरज़ों की तरह छाने लगे। कारियून और बरके कलीसा के लश्करों के लिए उन्होंने चारों समत वक्त की कोख में दुख के लहू भरना शुरू कर दिए थे। उड़ती गर्द के बाइस मैदान जंग में हर सू धुआं धुआं होने लगा था। मुसलमान लश्करी जो तकबीरें बुलंद करते हुए अपनी तलवारें सोते दुश्मन के ताकू में लगे थे, इनके सामने बरके कलीसा और कारियून के लश्करों की हालत जर्द पत्तों, सूखी बंजर जमीन जैसी होना शुरू हो गई थी। दरिया के उस पार अहमद बिन सैद और कराकूश के बहरी तीरंदाज हमलावर होकर दुश्मन के इन लश्करों के पांव तले से जमीन खींच रहे थे, जो दरिया अबूर करके दूसरे किनारे पर गए थे। बरके कलीसा और कारियून के लश्कर का दूसरा हिस्सा जो पुल के ऊपर ही था, वो अजीब कशमकश में था। इन्हें ये तो खबर पहले हो चुकी थी कि इनके जिन लश्करों ने दरिया अबूर किया है, अनजानी कुव्वतों ने इन पर हमला कर दिया है और इनको पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर बाद इन्हें यह भी खबर हो गई कि दरिया के दूसरे किनारे से किसी ने शबहून मार दिया है और हमलावर तकबीरें बुलंद करते हुए इनके इस लश्कर में घुसना शुरू हो गए हैं, जिसने अभी दरिया अबूर नहीं किया। ये एक अजीब सी कैफियत थी जिसमें मुब्तला हो गए थे। कुछ देर तक वो तजब्जुब की हालत में रहे, फिर उन्होंने वापस आना शुरू की, इसलिए कि वो दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर मौत को दावत नहीं देना चाहते थे। वापस आकर वो कारियून और बरके कलीसा के साथ शामिल होना चाहते थे। ये फैसला होने के बाद जो लश्करी पुल के ऊपर थे वो बड़ी तेज से मुड़े और बरके कलीसा और कारियून से आन मिले। दूसरे किनारे पर उतरने वालों को बहरी तीरंदाजों ने होलनाक सूरत हाल में मुब्तला कर दिया था। इन्हें पसपाई और शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और वो पुल के रास्ते वापस भागे। दूसरे किनारे पर मुजाहमत करने वाले तीरंदाजों ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया। जब इनके सामने से दुश्मन भाग निकला और पुल के ऊपर चढ़ गए, तब कश्तियों के पुल की दूर से जो दूसरे किनारे के साथ थे उन्होंने काट दिए। इस तरह पुल बहता दूसरे किनारे की तरफ हो लिया। दुराने पुल के ऊपर से दुश्मन के कई लश्करी दरिया में गिर गए। अहमद बिन सईद और कराकूश के वो बहरी तीरंदाज दूसरे किनारे पर ही रहे। शायद अहमद बिन सईद की तरफ से इनको ऐसे ही अहकामात मिले थे। इतनी देर तक अहमद बिन सईद और कराकूश ने भी दूसरे किनारे पर बरके कलीसा और कारियून को हलाकर रख दिया था। रात के वक्त जिस कबल भी उन्होंने रुख किया, दुश्मन का कत्लेआम करके रख दिया। ये सूरत हाल कारियून और बरके कलीसा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। लिहाजा शिकस्त का दाग उठाते हुए भागे और अपने दाएं बाएं मुसाफत पे मुसाफिर तय करते हुए वो जबल तुलैतला में दाखिल हो गए और अहमद बिन सईद ने ताकुब नहीं किया, बल्कि इनके पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखती रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफ़िज़।